नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा बीपीएसएससी द्वारा बिहार में दरोगा की वैकेंसी जारी कर दी गई है। पुलिस अवर निरीक्षक की, पुलिस सब इंस्पेक्टर की 1799 पद है। ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है बिहार में दरोगा बनने का। इस चैनल पे मैं इन्हीं सब की पढ़ाई करवाता हूँ, इन्हीं सब की जीएस को कंप्लीट करवाता हूँ। तो जो नोटिफिकेशन आया है, जो आवेदन आया है, उसके विषय में हम सारा कुछ जो है जान लेते हैं कि जो हमारी इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, कौन-कौन सी चीज़ें इसमें पूछी जाएँगी, किस स्टेप में कितना एग्ज़ाम होगा, प्रीटी होगा, मेंस होगा, किस तरीके का होगा, इसके मापदंड क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या होगी, शारीरिक मापदंड क्या होंगे, कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग नहीं भर सकते। जो स्टूडेंट के मन में सवाल होता है, तो उसी सवालों को हम पूरे नोटिफ़िकेशन को पढ़ते हुए, समझते हुए डील कर लेंगे, जिससे आपके मन का डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, वो सारा कुछ भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूँगा अच्छे से। तो बस सुनते जाओ अच्छे से। देखो, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, जो बिहार मतलब कि बीपीएसएससी है, इसके द्वारा एक आवेदन जारी किया गया है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक का, बिहार सब इंस्पेक्टर का, जो लेवल 6 का जो है मतलब कि वेतनमान का एग्जाम है। और इसमें 1799 1799 पद हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इस जो आवेदन होगा, ये 26/9 से आवेदन होगा और 1 महीने तक आवेदन आप लोग कर सकते हैं, 26/10 तक। मतलब कि अभी जो मतलब कि इसका आवेदन जो है, आज कितनी तारीख है? आज जो है 25 तारीख है। कल से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा और अगले महीने 1 महीने तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। एक-एक चीज़ें हम पूरी तरीके से डिटेल में जानेंगे। इसका आवेदन शुरू होगा 26/9/2025 से। और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि एक अभ्यर्थी जो होगा वो केवल एक ही आवेदन कर सकता है, नहीं कि आप अगर आवेदन फुल नहीं होता है तो लगातार भरते चले जाओ। एक आवेदन करो, फिर वेट करो, फिर फ़ोटो वगैरह सब अच्छे से उसको भरना, ठीक है? तो अभी दिमाग में बस एक याद रखो कि एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन कर सकता है। बिहार सरकार के गृह विभाग जो होता है, उसी में जो उसी के अंतर्गत ये पुलिस आती है और उसी वहीं से एसआई की वैकेंसी जारी की कर दी गई है। हमारे लिए जानने के लिए क्या-क्या बातें हैं कि कौन लोग जो है इसके फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे मन में तो यही आता है कि कौन से स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। तो आवेदन के लिए पात्रता क्या है? पहली बात तो वो इंडियन होना चाहिए, मतलब कि सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं, भारत के किसी भी क्षेत्र के कोई भी लोग जो है बिहार में जो दरोगा की पोस्ट आई है उसको भर सकते हैं। पुरुष हो, महिला हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड जेंडर को मनाही है, सब लोग इसके आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता मतलब 1/8/2025 तक, अगर कोई भी व्यक्ति जो 1/8/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त अगर विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष परीक्षा जो मतलब कि राज्य सरकार जो भी अलाउ करे, वो अगर किया है, मूल रूप से अगर ग्रेजुएशन आप किए हैं, तो अगर 1/8/2025 तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये फॉर्म आपके लिए है। आप इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं, ठीक है? उम्र सीमा की गणना कैसे की जाएगी? 1/8/2025 तक, 1/8/2025 मतलब कि 1 अगस्त 2025 तक के आधार पर ही की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2024 को 1 अगस्त 2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं, वो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जिन भी अभ्यर्थी की 2024 में अगस्त में 1 अगस्त को अगर उम्र सीमा जो इस फॉर्म के लिए चाहिए अगर पूरी हो गई है, लास्ट पिछला 1 साल के, तो उनको भी 1 साल का मौका दिया जा रहा है कि वो भी फॉर्म भर लें। समझ रहे हैं आप ना? कि अगर जिनकी जो आयु सीमा है पिछले साल अगर पूरी हो गई है, तो वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसमें ये कहा गया है। तो दिमाग में ये सारी चीज़ रखना। अब देखो, उम्र की जो गणना है वो कैसे की जाएगी, किस आधार पे लिया जाएगा कि जो 1/8/2025 उम्र की गणना है वो कैसे की जाएगी? आपका जो मैट्रिक या 10वीं कक्षा का जो सर्टिफिकेट है, उसी के आधार पर उसमें जो डेट लिखी होगी आपकी उम्र की, उसी को आधार बना के आपकी डेट की गणना की जाएगी और उसी हिसाब से भी कौन लोग इसमें क्या भर सकते हैं वो बताता हूँ आपको। 1/8/2025 को जो है आपकी एज जो है मतलब कि मैट्रिक जो सर्टिफिकेट है, जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से आपकी 1/8/2025 को जो लिया जाएगा वो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट से लिया जाएगा, ठीक है? उसमें इसमें जो सामान्य कोटि अनारक्षित वर्ग है उसके पुरुष जो हैं उनकी आयु जो न्यूनतम 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें अनारक्षित जो महिलाएं हैं उनकी न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष और अधिकतम जो है
40 वर्ष अनारक्षित श्रेणी की होनी चाहिए, ये दिमाग में रखना। पिछड़े वर्ग के हैं आप लोग तो पुरुष के लिए 20 वर्ष मिनिमम और अधिकतम 40 वर्ष है। और महिलाओं दोनों के लिए, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों के लिए। और अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला हैं एवं थर्ड जेंडर के हैं तो उनके लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। देखो तो न्यूनतम में सब जगह एक है, बस अनारक्षित में 37 वर्ष है, ठीक है। महिलाओं मतलब कि पुरुष के लिए 20 वर्ष और महिलाओं के लिए 37 वर्ष, और जो मतलब कि अनारक्षित वर्ग के पुरुष को न्यूनतम 20 और अधिकतम 37 और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम 40। इसी तरह जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए पुरुष हो चाहे महिला हो उनके लिए जो न्यूनतम है 20 है, अधिकतम 40 है। अनुसूचित जाति जनजाति और जो पुरुष महिला सब कुछ थर्ड जेंडर हैं उनके लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम 42 है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। न्यूनतम उम्र की जो गणना है वो 1/8/2025, अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी। ये तो आप दिमाग में रखना, वो उनके लिए जिनकी जो है आयु 1/8/2024 एक साल पहले ही पूरी कर दी गई है, उनको भी 1 साल का मौका दिया जा रहा, नहीं तो यहाँ से काउंट किया जाएगा 1/2025 से, 1/8/2025 से। अब देखो वैसे बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतन मांग की सेवा संग्रह में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी। मतलब ये है इसका कि वैसे लोग जो बिहार की सेवा में हैं और ये लेवल अपना बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कि अधिकतम ग्रेड पे में जाना चाहते हैं, तो उनको अधिकतम जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई जॉब में है 37 से ज़्यादा हैं तो उनको, या 40 से ज़्यादा हैं तो उनको उसी हिसाब से जिस भी वर्ग में है उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जिन्होंने 3 साल की जॉब कर ली है उनके लिए है ये, दिमाग में ये रखना। और अगर असैनिक पद पर नियुक्त हुए तो जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि में योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी जो वास्तविक सीमा है 57 से पार ना हो, तो उनके लिए 3 वर्ष की छूट है। अगर 3 वर्ष की जो मतलब कि 3 वर्ष सेवा में है तो उनके लिए इतनी बहुत सारी छूट दी गई है, लेकिन वो किसी भी हिसाब से 57 को क्रॉस नहीं करने चाहिए, 57 साल से ज़्यादा ना हो वो लोग। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पे जो अंकित जन्मतिथि है उसी के आधार पर की जाएगी, तो ये भी दिमाग में रखना, ठीक है। एक एक स्टेप आपको बताता चल रहा। अब शारीरिक मापदंड उसको भी समझ लो। शारीरिक मापदंड है क्योंकि जो एसआई की परीक्षा है आप खुद समझो, इसमें कुछ खेल कूद ऊंचाई वाली जो ऊंचाई है, सीना है, वजन है, ये सब चीज़ भी तो काउंट होता है। तो देखो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, मतलब जो हाइट है व्यक्ति की वो कितनी होनी चाहिए। अनारक्षित या सामान्य वर्ग के एवं पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं, इसमें जो पुरुष हैं अनारक्षित हो या सामान्य हो या ओबीसी के हों या पिछड़ा वर्ग के हों, उनके लिए जो है पुरुष के लिए न्यूनतम 1.65 के हों, 1.65 सेंटीमीटर हो जो मतलब की हाइट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर किए गए हैं। जो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 1.55 है, तो ये दिमाग में रखना। सीना कितना होना चाहिए सिर्फ पुरुषों की बात की गई है, महिलाओं के यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। उनके इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं होंगी। जो पुरुषों का है उसमें सीने की बात की गई है, तो अनारक्षित जो सामान्य वर्ग के और पिछड़े वर्ग के हैं और अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष हैं, वो अगर बिना फुलाए जो उनका सीने का जो मतलब कि माप हो वो 81 सेंटीमीटर हो, और अगर फुला दे तो 5 इंच एक्स्ट्रा 86 सेंटीमीटर इतना हो, मतलब कि उनका सीना। अगर जो अनुसूचित जनजाति के हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पुरुष हैं, बिना फुलाए उनके सीने की माप 79 सेंटीमीटर हो और फुला के 5 सेंटीमीटर बढ़ जाए, वो 84 हो जाए, ठीक है। तो ये आपको सीने के विषय में ध्यान रखना है। और महिलाओं के लिए इस तरीके कोई बात नहीं कही गई है। वजन में महिलाओं के लिए ही सिर्फ बात की गई है, वो ये कहा गया है कि न्यूनतम वजन किसी भी महिला का 48 किलो तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारे मापदंड आपको पूरे करने पड़ेंगे। पुरुष को तो इससे ज़्यादा ही होगा, मतलब कि 48 से वो ज़्यादा होना ही चाहिए, तो मतलब कि छिपी हुई बात है लेकिन आपको पता है, ठीक है। किन्नर, कोड़ी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, इन सब के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान ही होगा, ये कहा गया है, तो दिमाग में ये रखना है। तो आपने दोनों मापदंड समझ लिए। अब नियुक्ति की प्रक्रिया मतलब कि कैसे होगा इसमें सिलेक्शन, तो वो भी जान लो। एक तो लिखित परीक्षा प्रतियोगिता के आधार पर होगा, 2 स्टेप में होगा, प्री होगा और इसका मेंस होगा, ठीक है। प्री में भी, इसमें प्री में देखो 100 सवाल आएंगे, 2 चरण में होगी। प्री में जो होगा उसमें 200 सवाल आएंगे, कुल सवाल की संख्या 100 होगी और 200 नंबर के होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। तो 2 घंटे का पेपर, 100 सवाल और 200 अंक का पेपर होगा, जिसमें क्या होगा, सामान्य अध्ययन होंगे, समान अध्ययन के सारी चीजें होंगी, ठीक है। और समसामयिक मुद्दे होंगे, समसामयिक मुद्दे और सामान्य अध्ययन, इसका जो है एग्जाम होगा। और जो भी इसमें अभ्यर्थी पास होंगे, अब देखो कितने अभ्यर्थी इसमें लिए जाएंगे, 1799
मतलब कि लगभग 1800 पोस्ट है। इसका 20 गुना कितना हो जाए, 18 36,000। तो 36,000 लोग पीटी में पास किए जाएंगे। तो दिमाग में रखना, 36,000 लोग 20 गुना जो है अभ्यर्थियों को घोषित किया जाएगा। 36,000 लोग पीटी पास हो गए। अब इसके बाद होगी मुख्य परीक्षा, जिसको मेंस बोलते हैं। मेंस में क्या क्या होगा? मेंस में जो होगा, दो पेपर होंगे। एक तो होगा जो मेंस में होगा, वो होगा द्वितीय चरण, जो वही लोग इसमें पास कर सकते हैं जिन्होंने पीटी पास की। ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है, देखो, अगर प्रारंभिक जो परीक्षा है इसको तो हमें एक चरण में कराएंगे, मतलब कि एक ही बार में एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया तो हम क्या करेंगे, कई स्टेप में एग्जाम ले लेंगे, मतलब कि कई डेट में एग्जाम कर लेंगे। और फिर उनका जो है नॉर्मलाइजेशन करके, 21 परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन करके उनका रिजल्ट जारी करेंगे। और फाइनली हम 36,000 लोगों को पीटी में पास करवाएंगे। इन्होंने ये कहा है। अब ये 36,000 लोग जो पीटी में पास हो गए हैं, अब इनके लिए होगा मेंस। और मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा? मेंस में होंगे दो पेपर। देखो, मेंस में दो पेपर होंगे। एक तो होगा 2 घंटे का, 2 घंटे 200 नंबर का। और इसमें कितने आएंगे? 100 सवाल। इसमें 100 सवाल 200 नंबर, 2 घंटे का पेपर होगा हिंदी का। ठीक है। तो सामान्य हिंदी जो होती है, हिंदी का पेपर होगा। और इसमें आपको कम से कम 30% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य है। तभी आपकी कॉपी या आपका जो मार्किंग जचेगी, जो सेकंड पेपर होगा यहाँ पे जीएस वगैरह का, तभी आपका जचेगा जब इसमें हिंदी में 30% आप मार्क्स कम से कम पा जाएंगे। नहीं तो दूसरा पेपर आपका जचेगा ही नहीं। और ये 30% जो परसेंट होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इसका जो मार्क्स है, मेधा जो श्रेणी निर्धारित होगी बाद में, उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें अगर पास होंगे इसका नंबर तो मतलब कि मेरिट लिस्ट जो होगी उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो दिमाग में रखना। और जो मेन आपका जो सेकंड पेपर होगा वो किसका होगा? वो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, सामान्य अध्ययन का होगा, सामान्य विज्ञान का होगा, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित, मतलब पूरा का पूरा जीएस, गणित का, मानसिक योग्यता, इन सब की परीक्षा होगी। और ये भी उतने का ही होगा, 200 अंक का। और यहीं से आपकी मेरिट बनेगी। 200 अंक, 2 घंटा और 100 क्वेश्चन। इसी से पूरा का पूरा आपकी मेरिट डिसाइड होगी दरोगा की। ठीक है। अब देखो, अब ये जो पीटी और मेंस के दोनों चरण है, इसमें आप सोच रहे होंगे निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो हाँ, निगेटिव मार्किंग होगी। और निगेटिव मार्किंग ये है कि प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 अंक काट लिया जाएगा। 0.2 अंक मतलब कि 1/5 जो है आपका नंबर काट लिया जाएगा। ये दिमाग में रखना। ठीक है। और ये जो आपकी जो जिसमें आप आंसर जो आपका गोला करेंगे, उसकी एक प्रति आपको दी जाएगी। अब जितने लोग मेंस में पास हुए, पीटी में 36,000 पास हुए। अब मेंस में जितनी सीट है, सीट कितनी है? 1800। अब 1800 का 6 गुना, मतलब 1800 का जो है, ये जो 1800 है, इसका 6 गुना कितना होगा? इतने अभ्यर्थियों का चयन होगा फिजिकल के लिए। तो 1800 का 6 गुना कितना हो जाएगा? तो 18 छक्का कितना? 18 छक्का 90 ना। 90 मतलब कि इस बार फाइनल 9,000 लोग को पीटी के लिए या उसके लिए तृतीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। अब मतलब तृतीय चरण क्या है? शारीरिक योग्यता और दक्षता। अब इसकी भी समझ लेते हैं कि तृतीय चरण में होगा, मेंस के लिए 9,000 लोग जो है पास हो चुके हैं। ठीक है। अब देखो, अब जो है इनको जो है जितनी भी चीज़ें हैं सब में पास होना अनिवार्य है। चाहे दौड़ हो, चाहे ऊंची कूद हो, चाहे लंबी कूद हो, चाहे गोला फेंक हो, सब में पास होना अनिवार्य है। अगर किसी में फेल हो जाते हैं तो उस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये दिमाग में रखना। और देखो, और जो चीज़ें हैं, चाहे ऊंची कूद हो, लंबी कूद हो, गोला फेंक हो, इन सब में तो 3-3 मौका दिया जा रहा है। लेकिन जो दौड़ है उसमें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। दौड़ के विषय में समझ लो कि जब यहाँ पे आप मेंस पास हो गए, अब क्या होगा? सफल जो अभ्यर्थी है उनको, अगर पुरुष हैं तो उनको दौड़ाया जाएगा एक मतलब कि 6 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर। अगर आप इतना दौड़ देते हैं 6 मिनट 30 सेकंड में, तो आप अगला स्टेप में जाएंगे। और अगर नहीं दौड़ते हैं तो अगले स्टेप पे जाएंगे ही नहीं। ठीक है। और अगर जो महिलाएं हैं, सभी कोटि की महिलाओं की बात हो रही है इसमें, ये जनरल और ओबीसी ये सब बातें नहीं हो रही। ठीक है। अगर सभी कोटि की महिलाएं हैं, अगर वो 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ लेती हैं तो वो भी आगे जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी, वहीं पे ये असफल घोषित हो जाएंगी। ऊंची कूद, सभी के लिए ऊंची कूद है। जो पुरुष हैं उनके लिए ये है कि कम से कम 4 फीट की ऊंची कूद कूदें। और जो महिलाएं हैं वो कम से कम 3 फीट ऊंची कूद कूदें। और लंबी कूद क्या है? सभी पुरुषों के लिए 12 फीट है, और सभी महिलाओं के लिए, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट है। गोला फेंक सभी के लिए ये है कि 16 पाउंड का एक गोला न्यूनतम 16 फीट फेंक के दिखाओ, ये है। और जो महिलाएं हैं वो 12 पाउंड का एक गोला 10 फीट फेंक के दिखाओ।
ठीक है, तो ये है। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि दौड़ पूरी होने के बाद ही ये करवाई जाएँगी। अगर दौड़ में आप फेल हो जाते हैं, तो आप वहीं से बाहर हो जाएँगे, और दौड़ में पास होते हैं, तो गोला फेंक में, लंबी कूद में और जो ऊँची कूद है, इन सब में आपको 3-3 मौके जो है दिए जाएँगे, ठीक है? दिमाग में ये रखना। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग-अलग सफल होना पड़ेगा। मात्र ऊँची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा, ठीक है? दौड़ में मौका नहीं दिया जाएगा, ये दिमाग में रखना। किन्नर, कोढ़ी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर ये जो लोग हैं, इनके शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ हैं, उनके हिसाब से होगा, महिलाओं के हिसाब से, पुरुषों के हिसाब से नहीं। जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ हैं, उन्हीं के हिसाब से इनका भी वो होगा, मतलब कि परीक्षण किया जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद मेधा सूची बनती है। अब इसमें जो पास हो गए लोग, लास्ट में मेधा सूची बनेगी। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, अब जो मुख्य परीक्षा में आपने अंक पाए हैं 9,000 लोग, उनकी, और जो ये फिजिकल हुआ सबका, ये जिसमें पास हुए वो बाकी बाहर हो जाते हैं, तो ये जो लोग पास हुए हैं उनकी मेधा सूची बनेगी, जो सबसे ज़्यादा अंक पाए हैं। अब देखो, लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र में वरीयता अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लो सब कुछ में 2 लोग बराबर हो गए। अब 2 लोग अगर बराबर हो गए तो किसको पास किया जाए? तो इसमें ये कहा गया है कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी ना, उसको हम पास कर लेंगे, ठीक है? ये कहा गया है। शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थी को वरीयता में उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अनुसार निर्धारित किया जाएगा। अब इसमें भी सेम हो गए, तो अगर दोनों का नंबर बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो जिनका अंग्रेजी वर्णमाला में नाम पहले आता है, जिसका ए से पहले नाम आएगा और जिसका के से है, तो ए वाले को ले लिया जाएगा, के वाले को नहीं लिया जाएगा। इसमें ये कहा गया है। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार किए जाने वाले अंतिम मेधा सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक 32%, इतना तो पाना ही चाहिए। अगर ये नहीं पाओगे तो बाहर हो जाओगे। तो जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 32, अनुसूचित मतलब कि अनुसूचित जनजाति उनके लिए और महिला है उनके लिए 32 है। अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 34%, और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 36%, 36.5, और जो सामान्य है उनके लिए 40% है। इतना आप नहीं पाओगे तो आप ऐसे ही बाहर हो, और इतना सब कुछ हो जाता है उसके बाद आपको नियुक्ति प्राधिकार के लिए भेजा जाएगा, ठीक है? इतना समझ गए आप लोग। टोटल कितनी सीटें हैं? 1799। अनुसूचित जाति के लिए 210 और 35% महिलाओं को क्षैतिज रूप से आरक्षण दिया गया है उसी श्रेणी में, तो 74 पद महिलाओं के लिए हो जाते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 15 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 273 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 225 है, 222 है, महिलाओं, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 42 है, अनारक्षित के लिए 850 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 180 है, ट्रांसजेंडर के लिए 7 है, तो टोटल 1799, और उनका 35% 614 महिलाओं के लिए, बाकी जो है पुरुषों के लिए है, और 36 पद जो है स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं इनके लिए आरक्षित है। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको सब बता देता हूँ, मैंने इसको पढ़ के अच्छे से हाईलाइट कर लिया है। अब ये सब हो जाता है, उसके बाद आपकी चिकित्सकीय जांच, शरीर और पूर्ववृत्ति सत्यापन किया जाएगा, और उस सत्यापन में आप सही पाए जाते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है? आवेदन कैसे करना है? बिहार BPSSC की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके 26 तारीख से जो है आवेदन किया जाएगा 100 रुपये दे के। 100 रुपये इसकी फीस है, और सभी वर्ग की कुछ के पुरुष, महिलाएं, थर्ड जेंडर जो भी हों सबके लिए 100 रुपये रखा गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप जाके फॉर्म भर सकते हैं, कोई मतलब कि कहीं से फॉर्म भरने कैसा है वो आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे, सब कुछ आप समझ लो। मैं ये बता रहा कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, नोटिफिकेशन में क्या है। एक मोबाइल नंबर से मात्र ही एक आवेदन भरा जा सकेगा। एक मोबाइल नंबर से एक आवेदन होगा, ये नहीं कि आप अपने मोबाइल से 3 लोगों का फॉर्म भरने लगे। आवेदन पत्र भरते समय मोबाइल फ़ोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए, क्योंकि उस नंबर पर SMS जाएगा और उसमें ID पासवर्ड भेजा जाएगा, ये दिमाग में रखना। यही रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल और ID पर भी भेजा जाएगा, दोनों का भेजा जाएगा, तभी फॉर्म में उन दोनों को फिल किया जाएगा, तभी आगे आपका फॉर्म प्रोसेस होगा। एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन पत्र भर सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उसके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अगर कौन कौन से अभ्यर्थी को जो है अपात्र घोषित किया जाएगा और वो चीज़ें आगे हैं। आप ये समझो कि अगर प्रमाण पत्र में के मिलाने के समय यदि कोई भिन्नता पाई जाती है, आपने जो प्रमाण पत्र दिया है और जो प्रमाण पत्र बाद में आपको मिलाया जा रहा, अगर उसमें कुछ भी डाउट है तो आपका जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी।
आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत को आरक्षण कोटि, आप किसी आरक्षण कोटि में है नहीं और उसको आपने भर दिया है और ये पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि आपको ध्यान में रखना है। किन लोगों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा अगर मतलब कि इस तरीके से आप कुछ भी गलत भरते हैं तो आप लोगों का जो पंजीकरण है वो रद्द कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि क्या है बता दिया, अगले महीने अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित है। ये मत सोच के बैठना कि अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी इसलिए बाद में फॉर्म भर लेंगे, ये दिमाग मत रखना। चुपचाप फॉर्म भरते रहो जब से 26 तारीख से, ठीक है। इसलिए कौन सी उम्मीदवारों की रद्द कर दी जाएगी अगर इन्होंने ऐसा काम किया है। किसी ने अगर आवेदन का पहला भाग भर लिया है, दूसरा भाग नहीं भरा तो उसका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। फोटो सिग्नेचर ढंग से अपलोड नहीं किया तो उसका रद्द किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान 100 रुपये नहीं दिया तो रद्द कर दिया जाएगा। गलत सूचना दिया तो रद्द कर दिया जाएगा। गलत आरक्षण की कोटि दी तो रद्द कर दिया जाएगा। सूचनाओं का सत्यापन मतलब कि गलत सूचना दी, अपने जो दस्तावेज दिए तो रद्द कर दिया जाएगा। गलत जन्म तिथि डाली तो रद्द किया जाएगा। गलत जेंडर अंकित किया तो रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपने उसको गलत भरा है तो आपका जो आवेदन है वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया जा सकता है। ये विवेक जो है किसके पास है, ये आयोग के पास है। तो ये सारा नोटिफिकेशन में मैंने बिहार एसआई के विषय में सारा कुछ आपको बता दिया है, क्वालिफिकेशन सब कुछ एक एक चीज। अब इसकी तैयारी हमारे चैनल पे प्रॉपर तरीके से करवाई जा रही है। जीएस में जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा रहा है, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, वहीं पे आपको पीडीएफ दे देता हूँ और आप लोग लगातार इस वीडियो को मतलब कि देख के अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। मैंने आपको मतलब बायोलॉजी पढ़ा रहा और जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा, आपका जो बिहार स्पेशल है वो पढ़ा दिया हूँ अच्छे से, बिहार का करंट पढ़ा दिया, इकोनॉमिक सर्वे और जो मतलब कि बजट होता है ये सारा कुछ पढ़ा दिया, बिहार का जो पीवाईक्यू होता है वो करवा दिया। सारा कुछ मैं करा रहा, आपके एग्जाम तक अच्छे से करवा दूंगा। तो इस तरीके के वीडियो देखने के लिए और बिहार के लिए जो भी जीएस वगैरह होते हैं सब की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अपने लिए एक पोस्ट इसमें मतलब सिक्योर कर सकते हैं इन वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।